ओके, तो देखते हैं हम आगे सवाल को। सो फर्स्ट सवाल है, नेम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन टू विच द फॉलोइंग वेवलेंथ बिलोंग। फर्स्ट है 10⁻² मीटर और सेकेंड है 1 एंगस्ट्रॉम। तो वेवलेंथ जो है वो विजिबल लाइट से आप राइट साइड जाओगे तो इंक्रीज करेगी और लेफ़्ट साइड जाओगे तो डिक्रीज करेगी। तो यहाँ मान लो ये जो पैटर्न है ये विजिबल लाइट की पैटर्न है, इसकी वेवलेंथ होती है नियरली 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर। ओके, और जो 10⁻² से टूवर्ड्स राइट जो भी वेवलेंथ होती हैं वो इंक्लूडिंग 10⁻², वो रेडियो वेव्स होती हैं। और यहाँ पे 1 एंगस्ट्रॉम का जो रीजन आता है यानी 10⁻10 मीटर, ये आता है एक्स रेज में, करेक्ट। और गामा रेज स्टार्ट होती है 10⁻12 से लेके 10⁻16 तक, यानी 10⁻10 जो होगी वो परफेक्टली किस में लाई करेगी, एक्स रेज में। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा, ओके ये 10⁻12 नहीं है, 10⁻2 है, सॉरी। तो ये हो जाएगा रेडियो वेव्स और ये है 1 एंगस्ट्रॉम दैट इज 10⁻10, तो ये हो जाएगी एक्स रेज। तो आंसर मैं इसका लिख दूँ, यहाँ पे ये वाला 1 एंगस्ट्रॉम हो जाएगा एक्स रे और ये हो जाएगा 10⁻² रेडियो। नेक्स्ट क्वेश्चंस, सेकेंड्स, व्हाट इज द नेम गिवन to that part of electromagnetic spectrum which is used for taking photograph of earth under foggy condition from great heights, infrared। तो कौन सा यूज करते हैं, इंफ्रारेड लाइट। जो नाइट गॉगल्स वगैरह यूज करते हैं ना फोर्सेस में, आर्मी में, उसमें भी इंफ्रारेड यूज की जाती है। थर्ड, व्हाट इज द नेम गिवन टू दैट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विच इज यूज्ड इन रेडार। अब रेडार में भी अलग अलग टाइप के रेडार होते हैं। एक माइक्रोवेव रेडार होती है जो वेदर रेडार भी कही जाती है। यहाँ पे नॉर्मल रेडार है, नॉर्मल रेडार में हम यूज करते हैं रेडियो वेव। ओके, सो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, रेडियो वेव। तो अगर स्पेसिफिक होता वेदर रडार में कौन सा यूज करते, यहाँ पे वेदर आना चाहिए, तो क्या होता, माइक्रोवेव। ठीक है, मैं दोनों लिख देता हूँ, माइक्रोवेव वेदर रडार में यूज में आती है, नॉर्मली रेडियो वेव यूज की जाती है रडार में। फोर्थ, माइक्रोवेव्स आर यूज्ड इन रडार। अब इसी का फॉलो अप क्वेश्चन है, वाई। तो माइक्रोवेव जो है वो रडार में क्यों यूज की जाती है, वेदर रडार में क्यों यूज की जाती है, ऐसा सवाल आना चाहिए। तो देखो इसका आंसर क्या होगा, जो माइक्रोवेव्स होती है उसकी वेवलेंथ रेडियो वेव की कंपेयर में कम होती है। तो माइक्रोवेव्स जो है विदाउट डिस्टॉर्शंस रिफ्लेक्ट हो सकता है, क्योंकि इसके पास एनर्जी भी एम्पल अमाउंट में होती है। और अगर ये कोई धुंध या कोई मान लो क्लाउड वगैरह में या वाटर वेपर जैसी कुछ किसी चीज़ में एंटर भी आसानी के साथ कर सकती है। तो ये सारे रीजन्स हैं माइक्रोवेव्स की एज अ रडार में यूज करने की। नेम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव
that have frequency greater than those of ultraviolet light but less than those of gamma. तो अल्ट्रावायलेट से ज़्यादा और गामा से कम एक्स रेज की होती है फ्रीक्वेंसी। गामा की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है। 6. नेम द साइंटिस्ट्स who first predicted the existence of electromagnetic waves. Maxwell experimentally demonstrated the existence of electromagnetic waves. Hertz, एक मैक्सवेल है और दूसरा हर्ट्ज है। तो 6 के लिए आंसर हो जाएगा एक्सपेरिमेंटली के लिए मैक्सवेल और सॉरी एक्सपेरिमेंटली हर्ट्ज किया था और थ्योरेटिकली मैक्सवेल ने की थी। तो ये 7. Arrange the given electromagnetic radiations in descending order of their frequency. इंफ्रारेड है, एक्स रेज है, अल्ट्रावायलेट है, गामा रेज। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब सबसे ऊपर कौन सा होगा? सबसे ऊपर गामा होगा। गामा के बाद जो होगी वो होगी एक्स रेज, फिर एक्स रेज के बाद अल्ट्रावायलेट और अल्ट्रावायलेट के बाद आ जाएगा विजिबल, लेकिन विजिबल तो है ही नहीं लिस्ट में, तो आ जाएगी इंफ्रारेड। क्वेश्चन नंबर 8. व्हाट इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ गामा रेज एंड रेडियो वेव्स इन वैक्यूम? वैक्यूम में सारे ही लाइट की स्पीड कांस्टेंट होती है और वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो इन दोनों की ही रेशियो क्या होगी? 1:1 हो जाएगी। नेक्स्ट 9. Which part of electromagnetic spectrum has highest frequency? गामा। गामा की फ्रीक्वेंसी क्या होती है? सबसे ज़्यादा होती है। Write the frequency limit of visible range of electromagnetic spectrum in kilohertz. इम्पोर्टेंट क्या है? हमें किलोहर्ट्ज में लिखना है। होती क्या है? देखो वेवलेंथ याद है, ठीक है? तो वेवलेंथ है 400 to 700 नैनोमीटर। तो इसको अगर हम स्पीड ऑफ लाइट से डिवाइड करेंगे तो हमें फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी। तो फ्रीक्वेंसी के लिए क्या करना पड़ेगा? तो 3 × 10⁸ अपॉन 400, तो ये हो जाएगी 10⁶, 0.75 × 10⁶ हर्ट्ज। तो हमें किलो हर्ट्ज में चाहिए, मतलब यहाँ हमें 750 हो जाएगा और ये हो जाएगा 400 नैनोमीटर है ना, तो 10⁻⁹ भी डालनी पड़ेगी। एक सेकेंड, -10, ये हो जाएगी 3 × 10⁸, ये हो जाएगी 400, 10⁻⁹ ऊपर चला जाएगा, तो ये 2 जीरो इससे निकल जाएंगे, +6 हो जाएंगे। तो 0.75 × 10⁻15 हर्ट्ज, तो ये हो जाएगा 75 × 10⁻13 हर्ट्ज। तो किलो में चाहिए, तो किलो में करने के लिए 1000 और निकालो, 75 × 1000 × 10⁻10 हर्ट्ज। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 75 किलो × 10⁻10 हर्ट्ज। दैट मीन्स 75 × 10⁻10 हर्ट्ज। ओके, सिमिलरली हमें 700 न्यूटन नैनोमीटर का निकालना पड़ेगा। ओके, तो इस तरह से आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11. नेम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस यूज्ड फॉर studying crystal structure of solids.
एक सॉलिड्स के अंदर जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है उसको स्टडी करने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए कौन सी रेडिएशंस यूज करते हैं? एक्स रेज का यूज करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक्स रेज। इसको इसको बोलते भी हैं एक्स रेज क्रिस्टलोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 12. In an apparatus, the electric field was found to oscillate with amplitude this. इलेक्ट्रिक फील्ड की एम्पलीट्यूड है 18 वोल्ट पर मीटर। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। हमें मैग्नीट्यूड निकालनी है ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की, यानी बी नॉट। तो बी नॉट क्या होती है? ई नॉट बाई सी होती है, दैट इज 18 बाई 3 इंटू 10⁻8। तो ये 6 इंटू 10⁻⁻8 टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड किस में होती है? टेस्ला में, उसकी SI यूनिट टेस्ला होती है। क्वेश्चन नंबर 13, इसको करने से पहले मैं इन सबको इरेज कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है, लेट अस कंसीडर एन एग्जाम्पल ऑफ अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेटिंग along z direction. The electric field E is along x-axis and varies sinusoidally with z at a given time. What is the direction of magnetic field? अच्छा सवाल है। तो सिंपल सा सवाल है पॉइंटिंग वेक्टर का यूज करते हुए, यानी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव जो होगी, प्रोपगेशन ऑफ वेव वो क्रॉस प्रोडक्ट होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, यानी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी क्रॉस प्रोडक्ट है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इस फॉर्मूले पे सेट करना, आंसर आ जाएगी। तो अब फिट करेंगे, देखो क्या कह रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपगेटिंग इन जेड डायरेक्शंस। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की डायरेक्शंस हो गई जेड, तो जेड क्या लिख दिया। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई एक्स एक्सिस की, and varies sinusoidally with z at a given time. What is the direction of magnetic field? तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? x को किसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट करोगे? जो z आएगा। तो आप ये लिखो x y z, x क्रॉस y क्या होती है? z। तो यहाँ पे क्या होगी? y। तो मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शंस होगी वो क्या हो जाएगी? y की तरफ हो जाएगी, पॉजिटिव y की तरफ, है ना। यहाँ पे साइन इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट 14, एक सेकेंड अब इसको ड्रॉप कर दूँ। फोर्टीन कह रहा है, व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के कितने सोर्स होते हैं? तो यहाँ लिखेंगे सोर्सेस ऑफ EM वेव। तो EM वेव्स के जो सोर्स हैं, पहला जो सोर्स है वो है एक्सिलरेटेड चार्ज्ड पार्टिकल। करेक्ट। और दूसरा है बहुत ज़्यादा जब हीटअप हो जाती है ना, एक्सट्रीमली हीटेड ऑब्जेक्ट। ओके, ये भी इम्पोर्टेंट, उससे भी रेडिएशंस निकलती हैं। 15वां, राइट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन वैक्यूम। राइट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन वैक्यूम। तो वैक्यूम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की एनर्जी क्या होगी? तो एनर्जी डेंसिटी जो होती है वो होती है 12 एप्सिलॉन नॉट E² प्लस 12 2 म्यू नॉट B²। अगर इसी को आप वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको मिल जाएगी एनर्जी जो होगी वैक्यूम में। ओके, write the energy of electromagnetic wave in vacuum.
16 कह रहा है if epsilon naught mu naught are electric permittivity and magnetic permeability in vacuum, E and M are corresponding quantities in medium, then write expression for refractive index of medium. ये समझा नहीं, परमिटिविटी ये तो समझ में आया, E और M क्या है, are corresponding quantities in medium. अच्छा, एप्सिलॉन नॉट की करस्पॉन्डिंग को E बोला है और म्यू नॉट की करस्पॉन्डिंग को M बोला, मतलब परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम जो है यानी म्यू जो है इस केस में M है और परमिटिविटी ऑफ मीडियम एप्सिलॉन जो है इस केस में स्मॉल e है। और तो हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होती है वो होती है C/V यानी स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। तो स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम का फॉर्मूला होता है 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट और स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम का फॉर्मूला होता है 1/√μ एप्सिलॉन। तो ये ऊपर चली जाएगी तो ये बन जाएगा √μ एप्सिलॉन बाय μ0 एप्सिलॉन नॉट। तो म्यू की जगह हम डालेंगे M और एप्सिलॉन की जगह डालेंगे E, तो ये हो जाएगा ME एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट। यही होगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्वेश्चन नंबर 17, what is the ratio of speed of gamma rays and radio waves in vacuum? तो सेम होगी 1:1 होगी क्योंकि वैक्यूम में सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड सेम होती है। क्वेश्चन नंबर 18, नेम द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएशंस यूज्ड फॉर व्यूइंग ऑब्जेक्ट्स थ्रू हेज एंड फॉग। अगेन इंफ्रारेड, रिपीटेड क्वेश्चंस आ गई। क्वेश्चन नंबर 19, what is the frequency of electromagnetic radiation to which the human eye is most sensitive? तो जो हमारी आई सबसे ज़्यादा सेंसिटिव होती है वो होती है येलो और येलोइस ग्रीन के लिए, येलोइस ग्रीन बोलते हैं उसको। तो लगभग वो 500 नैनोमीटर या 550 नैनोमीटर के अराउंड होती है, एक बार चेंज कर लेना। बट कलर वाइज मुझे पता है वो होती है येलोइस ग्रीन, येलोइस ग्रीन के लिए होती है और नियरली 550-500 कुछ इस तरह नैनोमीटर। ये आप लोग चेक कर लेना, गूगल कर लेना। 20, मोस्ट सेंसिटिव, ब्लू भी हो सकता है, पता नहीं, आई डोंट नो क्या है, ग्रीन भी हो सकता है, बस येलोइस ग्रीन होना चाहिए। आप देख लेना, मैं इसका कंफर्म नहीं कर सकता। 20, एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज प्रोपगेटिंग अलोंग वाई एक्सिस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी डायरेक्शंस ऑफ वेव जो है, डायरेक्शंस ऑफ वेव की प्रोपगेशंस है वो किधर है, वाई की तरफ है। What is direction along which oscillation of magnetic fields are taking place? तो हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शंस फाइंड आउट करनी है। एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज प्रोपगेटिंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जा रही है वाई डायरेक्शंस में, तो यानी आपको वापस से पॉइंटिंग वेक्टर वाला यूज करना पड़ेगा, यानी वाई जो होगा वो इक्वल होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शंस के क्रॉस प्रोडक्ट मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शंस के। ओके तो ये y है, तो यहाँ क्या बैठ सकती है जो y है, तो अगेन आप यहाँ लिखोगे x क्रॉस y क्रॉस z, तो y में है, ठीक है। इन दोनों का z क्रॉस x करोगे तो y आएगा, तो ये z हो सकती है, ये x हो सकती है। ओके तो आंसर ये हो सकता है, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो ऑसिलेट्स कर सकती है एक्स एक्सिस की तरह।
ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जा सकती है, जेड की तरफ। ओके, उल्टा अगर करना हो तो ऐसे करेंगे, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स की तरफ है तो मैग्नेटिक फील्ड को जाना पड़ेगा माइनस जेड की तरफ। ओके, ये भी सही है। तो या तो मैग्नेटिक फील्ड जाएगी एक्स की तरफ या जाएगी माइनस जेड की तरफ, दो में से कोई एक होगा। तो इधर यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स की तरफ और माइनस जेड की तरफ, डिपेंड्स करता है इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है। 21. What is the ratio of speed of infrared to ultraviolet rays? Again 1:1, क्योंकि वैक्यूम की बात कर रही है। Which of the following has shortest wavelength? सबसे छोटा वेवलेंथ वो होगा जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी होगी, यानी एक्सरेज की सबसे छोटा होगा, उसके बाद अल्ट्रावायलेट के, उसके बाद माइक्रोवेव। What is the wavelength and frequency limit of visible range of electromagnetic spectrum? देखो वेवलेंथ तो मुझे याद है 400 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर, फ्रीक्वेंसी मुझे याद नहीं है, लेकिन ये इसी की तरह होता है 10⁻14 हर्ट्ज में, तो नियरली हो जाएगा 4 × 10⁻14 हर्ट्ज से 7 × 10⁻14 हर्ट्ज, लेकिन आप चेक जरूर कर लेना, आगे पीछे कुछ हो सकता है डेसिमल में। नेक्स्ट, व्हाट आर माइक्रोवेव्स, राइट इट्स यूजेज। तो देखो माइक्रोवेव्स क्या है पूछ रहा, तो अगर ऐसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जिसकी वेवलेंथ 1 मिलीमीटर से 1 मीटर तक हो, उसको हम बोलते हैं माइक्रोवेव्स। इसका वेव यूज कहाँ करते हैं, इसका यूज रडार में, वेदर रडार में करते हैं, मोबाइल कम्युनिकेशंस में करते हैं, खाना पकाने में करते हैं यानी माइक्रोवेव ओवन्स में करते हैं, ये सारी इसकी यूजेस हो गई। 25. गिव द फार्मूला फॉर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन फ्री स्पेस। तो उसके लिए फार्मूला है C = μ0 ε0, 1/√μ0 ε0। 26. Where does infrared radiations lie? Explain how infrared radiations also plays an important role in maintaining the Earth's warmth. तो इंफ्रारेड की जो रेडिएशंस होती है यानी उसकी जो वेवलेंथ होती है वो लाइट से ज़्यादा होती है और माइक्रोवेव से कम होती है, ठीक है। और जो हमारा इंफ्रारेड है बेसिकली जब सन से लाइट आती है, ठीक है, तो अर्थ से रिफ्लेक्ट होने के बाद वो क्लाउड में ट्रैप हो जाती है, उससे बाहर नहीं निकल पाती है। तो इस वजह से जो ये इंफ्रारेड हैं ये फंसी हुई रहती हैं और अर्थ को वार्मथ प्रोड्यूस करती हैं, जब ब्लैंकेट वर्क करती हैं। बेसिकली आप ऐसा बोल सकते हो, जो वायुमंडल में क्लाउड्स में या ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं वो इंफ्रारेड को क्या करती हैं, अब्जॉर्ब कर लेती हैं और अर्थ को एज ए ब्लैंकेट वार्म करके रखती हैं। ओके, और जो विजिबल लाइट और माइक्रोवेव के बीच इंफ्रारेड की वेवलेंथ होती है, ठीक है।